नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल यूएन में पाकिस्तान का फिर से रोना। कहा किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारत हमारे खिलाफ कर सकता है एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूएन में रोया इमरान खान। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर पर अमेरिका और चाइना के बीच टकराहट अंतिम स्तर में पहुंच चुका है। जी हाँ, अब इसके आगे युद्ध। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली लाल किला हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिंह सिद्धू की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने वांटेड टीम रवाना पंजाब। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, फिलहाल दिल्ली बम ब्लास्ट का इनामी ईरानी कनेक्शन। राजधानी में रह रहे ईरानियों से ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है स्पेशल सेल। जी ये भी बताएंगे। और इस बीच हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट और SMS सर्विसेज पे पूरी तरीके से आज शाम तक लग गया है प्रतिबंध। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, फिलहाल दिल्ली हिंसा के खिलाफ पुलिस वालों के परिजनों का प्रदर्शन, इंसाफ की कर रहे हैं मांग। तो वही ममता बनर्जी में 5 और विधायकों की फूट। मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह से। तो दोस्तों सब कुछ खबरें आपको जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, यूएन में पाकिस्तान फिर से रोया। कहा किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारत कर सकता है हमारे खिलाफ एयर स्ट्राइक। जी हाँ, पाकिस्तान ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा की बैठक में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान प्रतिनिधि ने दुनिया को चेतावनी देने वाले अंदाज में दावा किया है कि भारत इस्लामाबाद को लेकर अपने आक्रामक रवैये को सही ठहराने के लिए फॉक्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। पाकिस्तान सरकार के सूत्रों ने कहा है कि भारत में चल रहे किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच रखा है। इसके साथ ध्यान हटाने के लिए भारत सरकार ऐसे ऑपरेशन की कोशिश कर सकती है। फ्लॉक फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है जहां किसी ऑपरेशन को पूरा करने वालों की पहचान छिपा ली जाती है। इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अगर पकड़ा जाता है तो उससे पूरी तरीके से मुंह फेर लिया जाता है। इस तरीके के ऑपरेशन करने वालों को ये पता होता है कि अगर वो पकड़े गए तो वो सरकार उन्हें कभी अपना नहीं मानेगी। G4 देश भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के रास्ते में अड़ंगा डालने के लिए पाकिस्तान ने ये पैंतरा अपनाया है। आपको बता दें कि पहले भी पाकिस्तान इस तरीके का हरकत करता आया है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार कुछ अलग ही कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान मुंह की खाने वाला है, क्योंकि आतंकिस्तान की कोई नहीं सुनने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के वीटो पावर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। दक्षिणी चीन सागर पर अमेरिका और चाइना के बीच युद्ध कभी भी हो सकता है। जी आपको बता दें, तनाव चरम पर पहुंच गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति की बात भी चीन पर बेअसर पड़ रही है। दरअसल एक बार फिर दक्षिणी चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच युद्ध हालात उत्पन्न हो चुके हैं। अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद बाइडेन प्रशासन ने दक्षिणी चीन सागर से सटे ताइवान मुद्दों पर चीन से अपील की थी कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। फिलहाल अमेरिका की इस अपील का चीन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाइना के लड़ाकू विमान दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का अभ्यास कर रहे हैं। चीनी एयरक्राफ्ट अमेरिकी कैरियर और उनके साथ मौजूद युद्धपोत से सिर्फ 250 नॉटिकल मील दूर रहा है। चीन के इस कदम के साथ ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वो अमेरिका को सीधे युद्ध के लिए ललकार रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? दरअसल चीन को अमेरिका से टक्कर देने का ये एक बेहतर अवसर लग रहा है। जो हर्ष पंत का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना को ये एक उपयुक्त अवसर लगता है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, कोरोना वायरस के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते अमेरिका इस समय अपनी आंतरिक हालात से जूझ रहा है। दूसरा, अमेरिका में सत्ता में बदलाव हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो बाइडेन ने हाल ही में सत्ता संभाली है और वो अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती देश में कोरोना वायरस है, ना कि दूसरा देश। और इसी वजह से चाइना फ़ायदा उठाना चाहता है और ये कारण है कि चरम पर तनाव पहुंच चुका है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। दिल्ली लाल किला हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू की हो सकती है कभी भी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस की टीम पंजाब हुई रवाना। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले के पास हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की 2 टीमें पंजाब के लिए रवाना हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की टीमें पंजाब के कुछ शहरों में रेड्स करेंगी ताकि सिद्धू की गिरफ्तारी की जा सके। लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाने के आरोप में सिद्धू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सिद्धू की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पहले ही मौजूद है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर राजधानी में हिंसा और लाल किले की घटना के संबंध में एक प्राथमिकी में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू और गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लखा सिधाना का भी नाम शामिल है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते दोस्तों। दिल्ली बम ब्लास्ट का ईरानी कनेक्शन, राजधानी में रह रहे ईरानियों से पूछताछ कर रही है स्पेशल सेल। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल विस्फोट के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे ईरानियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल जिन विदेशी नागरिकों से पूछताछ की जा रही है उनमें से वो शामिल है जिनके वीज़ा समाप्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि दूतावास के बाहर से जहाँ ब्लास्ट हुआ था वहाँ से पुलिस को गुलाबी रंग का एक दुपट्टा भी मिला था। दुपट्टे का क्या रहस्य है इसका पता लगाया जा रहा है और ये गुलाबी दुपट्टा है जो ब्लास्ट वाली जगह पर आया था, जला हुआ मिला है, लेकिन इसके रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट और SMS सर्विसेज आज तक वो बंद, आज शाम 5 बजे तक रहेगी बंद, आगे भी बढ़ सकती है इंटरनेट रोक। जी हाँ, हरियाणा के 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवा सर्विसेज पूरी तरीके से पाबंदी बढ़ा दी गई है। शनिवार को गृह सचिव ने प्रदेश के 17 जिलों में इंटरनेट और SMS सेवा को 31 जनवरी को शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ाने का आदेश दे दिया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के तांडव के बाद हरियाणा के 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और SMS पर बैन लगा दिया गया है। जिन जिलों में ये पाबंदी लागू है उनके नाम अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सोनीपत, झज्जर, पलवल, सिरसा अभी तक शामिल है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है। आज 5 तृणमूल कांग्रेस के नेता थाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन। गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में पार्टी के 5 और नेताओं ने शनिवार को दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये 5 नेता जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन 5 नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल के हावड़ा आज होने वाली रैली के दौरान बीजेपी में शामिल होना था। शाह को इस सप्ताह कोलकाता में प्रवास करना था और हावड़ा में एक रैली करनी थी। हालांकि उन्होंने अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी और वैकल्पिक योजना तैयार की गई। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार में वन मंत्री रहे राजीव बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह ने उनसे फ़ोन पर बातचीत की है और अपने हाथों से बीजेपी का झंडा थमाने की इच्छा व्यक्त की है, लिहाजा उन्होंने हमारे लिए कोलकाता से दिल्ली के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा था। राबिज ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था और इसके साथ ही 2-4 अन्य नेता पार्टी छोड़कर आए थे। उनसे बाली से टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया, उत्तरपाड़ा के MLA प्रबीर घोषाल, हावड़ा से भी कुछ एक विधायक शामिल थे। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा लगातार आक्रामक मोड में खेल रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की बड़ी पहल, 4 करोड़ रुपए का किया दान। जी हाँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निर्माण समर्पण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में शनिवार को यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया और उनके समर्थकों ने राम मंदिर के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए की धनराशि दान की है। इस दौरान कुंडा बेती कोठी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। वहीं सुबह 11 बजे बेती कोठी में महादान के लिए कैंप भी लगाया गया, जहां राजा भैया के हजारों समर्थक पहुंचकर महादान किए हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए किया गया जानकारी के मुताबिक राजा भैया ने गुप्त करोड़ों की बड़ी धनराशि दान की है, जबकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेताओं ने भी इस महादान में कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें पूर्व मंत्री राजा भैया के चचेरे भाई व MLC अक्षय प्रताप ने करोड़ों की धनराशि दान करने का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। कमेंट के माध्यम से बोलो जय जय श्री राम, और आप कितने रुपए दान देंगे कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। जय शाह बने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष, नजमुल हुसैन की जगह ली है। जी हाँ, दरअसल वैसे तो क्रिकेट
में बीसीसीआई का दबदबा है और अब एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी उनकी ताकत बढ़ गई है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं। जय शाह ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह ले ली है। आपको बता दें कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण सिंह ने जय शाह को बधाई देते हुए कहा है कि जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनने की बधाई। मुझे यकीन है कि जय शाह के नेतृत्व में एसीसी नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल रामलला के दर्शन करेंगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे। जी हाँ, जल्द ही आने वाले हैं अयोध्या। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे भी रामलला के दर्शन करेंगे। राज ठाकरे ने 1 मार्च से 9 मार्च के दौरान अयोध्या आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि मनसे मराठी मुद्दे के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति करने के मूड में है और अयोध्या में राज ठाकरे अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर जानकारी देते हुए कहा गया है कि मनसे नेता बाल नादंगवार ने कहा है कि आगामी चुनाव में देखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बैठक का आयोजन किया था। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान निकल के आया है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। माना जा रहा है कि चुनाव अप्रैल के अंत में है या फिर मई के पहले हफ्ते ही होने की संभावना है। पंचायत चुनाव को लेकर न्यूज़ 18 पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत की। मंत्री ने चुनाव की तारीफ और सरकार की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उनका कहना है कि फिलहाल आरक्षण चक्रानुक्रम होगा। ये छठा चुनाव। उम्मीद है कि वो स्थिति होगी जिस क्रम में सीटें नहीं रही हैं उसमें होगी और इसको रोटेशन में रखा गया है। सवाल आपको बता दें मई तक चुनाव हो जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि विभाग ने पूरा काम किया है, आरक्षण भी हो चुका है, सरकार बिल्कुल संकल्पित है और समय नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि मई तक चुनाव होने के आसार जताए जा रहे हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल टिकैत के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चला रही हैं धड़ाधड़ विपक्षी पार्टियां। जी हां, अब 2022 की तैयारियों में भी राकेश टिकैत के जरिए अब अपनी नैया पार लगाने में जुट गई हैं। एक रात और टिकैत के आंसुओं को सैलाब। इसमें न केवल किसान आंदोलन को दोबारा मंच प्रदान किया बल्कि यूपी की विपक्षी दलों को भी आशा की एक नई किरण दिखने लगी। महज 7 से 8 घंटे में राकेश टिकैत को लेकर कई राजनीतिक दलों की समझ बदलने लगी। जिस तरीके से गाजीपुर में टिकैत के मंच पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा लगा तो यहाँ कहा जाने लगा कि हाथी के पांव में सबका पांव। जेएनयू में समाजशास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा कि यूपी में विपक्षी दल टिकैत की मार्फत सीएम आदित्यनाथ के किले घेरने के लिए नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं, बशर्ते वे अनुशासन और साफ मन से किसानों की मदद करें। अगर इन नए समीकरणों को प्रभावी तरीके से काम हो जाता है तो 2022 में भाजपा के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि किसानों के मुद्दे पर ऐसे किसान जो इस देश की आन बान शान तिरंगे का अपमान कर रहे हैं उनके जरिए अब अपनी नैया पार लगाने की जुगत में है। ऐसा होगा या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर यूपी गांव में बने घरों के असली मालिकों को अब मिलेगा हक। योगी सरकार ने किया शुरू सर्वे। दरअसल गाँव में घर और है लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तैयार की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी में बने घरों के असली मालिकों को मालिकाना हक देगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की इस योजना पर अमली जामा पहनाने के प्रदेश भर के 75 जिलों में सर्वे करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कहा है कि जहां खतौनी वहीं घरौनी, यानी जहां खतौनी वहीं घरौनी को होगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। इस तरीके के नया सिस्टम योगी आदित्यनाथ सरकार ने निकालने का ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केसियां। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। थरूर के साथ वरिष्ठ पत्रकार और अन्य के खिलाफ
एक्स पुलिस स्टेशन मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर गणतंत्र दिवस के दौरान हुए ट्रैक्टर मार्च में एक चालक की मौत को लेकर फर्जी अफवाह फैलाने का आरोप लगा था। आपको बता दें इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक इस तरीके से मुकदमा दर्ज किया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते दोस्तों। अप्रैल के बाद कर्नाटका को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा देंगे अपने पद से इस्तीफा। जी हाँ, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक वासव पाटियाला यतनलाल ने शनिवार को एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के प्रयास को बल देते हुए कहा है कि नया मुख्यमंत्री 13 अप्रैल को उगादी के बाद पदभार संभालेगा। उगादी के दिन राज्य में नया साल मनाया जाएगा। पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा की खुली तौर पर आलोचना करने वाले बीजापुर शहर के विधायक ने भी ये संकेत दिया है कि नए मुख्यमंत्री राज्य के उत्तरी भाग से होंगे। यतनलाल ने विजयपुरा में संवाददाताओं से कहा है कि मुझे यहाँ हाथ फैलाकर मंत्री पद नहीं मांगना पड़ेगा। मैंने कहा है कि हमारा अपना व्यक्ति मुख्यमंत्री आ जाएगा तो उन्हें मंत्री पद दे सकता है। यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं बदलाव की बयार देखी जा रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। पुलिसकर्मियों के परिजनों का छलका दर्द, बोले सीएम केजरीवाल किसानों से मिले, जवानों से क्यों नहीं। जी हाँ, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन नकली किसान ट्रैक्टर रैली और उनके बाद भी पुलिसकर्मियों पर लगातार किसानों द्वारा जारी किए जा रहे हमलों के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आईटीओ में स्थित शहीद पार्क में पुलिसकर्मी और उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया था। परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की गई थी। दिल्ली पुलिस वेलफेयर महासंघ की अगुवाई में पुलिसकर्मियों के परिवार शहीद पार्क भी पहुंचे थे। आपको बताते चले कि 26 जनवरी की हिंसक घटना और उपद्रव में करीब 394 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। कल शुक्रवार को भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों और आसपास के लोगों के बीच हुई हिंसा की झड़प में अलीपुर थाना एसएचओ प्रदीप पालीवाल और नरेला एसएचओ विनय कुमार भी एक किसान से तलवार में हमले में घायल हो गए थे। तो दोस्तों लगातार अब दिल्ली पुलिस के जवान के परिवार भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर उतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।